हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक ऑफर। इससे पहले की वीडियोस के अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन बताया था, उसका सेक्शन 1 बताया था, सेक्शन 2 बताया था। उसके बाद मैंने अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको उसके एसेंशियल्स बताए थे। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफर के बारे में। अब मेरी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ ऑफर की डेफिनेशन बताई थी, जो कि गिवन थी सेक्शन 2A के अंदर। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफर को डिटेल के अंदर, जिसके अंदर हम ऑफर को समझेंगे, ऑफर होता क्या है, उसके लीगल टर्म्स को समझेंगे, उसके लीगल रूल्स को समझेंगे, उस और टाइप्स कितने होते हैं कौन ऑफर के, और ऑफर किस तरीके से लैप्स होता है। आज हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट, प्रपोजल या ऑफर। दूसरा, इनके लीगल रूल्स। तीसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ ऑफर। और चौथा पॉइंट, लैप्स, किस किस तरीके से एक ऑफर लैप्स होता है। ये 4 पॉइंट हमें आज की इस सेशन में समझने हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रपोजल और ऑफर दोनों सेम चीज़ होती हैं। क्या फ़र्क होता है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर हम बात करेंगे इंडियन लॉ के कंटेक्स्ट में, तो हम बोलेंगे इसको प्रपोजल, और अगर हम बोलेंगे इंग्लिश लॉ के कंटेक्स्ट में, तब हम इसको बोलेंगे ऑफर। इंग्लिश लॉ प्रपोजल, सॉरी, इंडियन लॉ प्रपोजल, इंग्लिश लॉ ऑफर। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऑफर की डेफिनेशन के बारे में। कहाँ दे रखी है? प्रपोजल की डेफिनेशन के बारे में कहाँ दे रखी है हमें? सेक्शन 2A के बारे में। सेक्शन 2A में हमें गिवन है प्रपोजल। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर गिवन है? सेक्शन 2A के अंदर। अब ये डेफिनेशन कहती क्या है? व्हेन वन पर्सन, जब एक आदमी, अब ये एक आदमी कौन है? ऑफर देने वाला, जिसको कि हम बोलते हैं ऑफरर, प्रपोजर या प्रोमिसर। सिग्निफाइज टू अनदर। अभी अनदर कौन हुआ? ऑफरी, प्रपोजी, प्रोमिसी। When one person signifies to another, when offerer signifies to offeree, जब एक ऑफरर ने किसी ऑफरी को अपनी इच्छा प्रकट करी। क्या प्रकट करी? इच्छा, विलिंगनेस। जब एक ऑफरर ने एक ऑफरी को अपनी इच्छा बताई। इच्छा किस चीज़ की? टू डू, किसी काम को करने की या किसी काम को ना करने की। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी भी काम को करने की या किसी भी काम को ना करने की इच्छा। और किस लिए बताई? विद अ व्यू, इस आशा के साथ। विद अ व्यू, इस आशा के साथ कि जो मैं उसके आगे ऑफर रख रहा हूं वो उसमें अपनी सहमति देगा। विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। एसेंट का मतलब होता है
सहमति। विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ डेथ आइदर। अब सहमति किस लिए, या तो जो काम करने के लिए ऑफर दे रहा है उसके लिए सहमति लेगा, या जो काम ना करने के लिए ऑफर दे रहा है उसके लिए सहमति देगा। और ये जो सारी एक्टिविटी होगी इसको हम बोलेंगे प्रपोजल। डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। When वन पर्सन, जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता है किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, इस आशा के साथ कि सामने वाला आदमी मुझे इस पर अपनी सहमति देगा, तो अब वो सहमति किस पे होगी, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए। तो ये सारा इसकी एक्टिविटी ऑफर कहलाई जाएगी। ऑफर देने वाला कौन, ऑफरर। ऑफर लेने वाला कौन, ऑफरी। ऑफरर, प्रपोजर, प्रोमिसर एक ही आदमी होते हैं। ऑफरी, प्रपोजी, प्रोमिसी एक ही आदमी होते हैं। यहां तक कि आपको बात समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। ये हमारे एक भाई साहब हैं ए, और ये एक हमारे भाई साहब हैं बी, ए और बी। अब यहां पर ए ने बी को बोला, क्या बोला, आई वॉन्ट टू मैरी। बस इतना बोला, आई वॉन्ट टू मैरी। ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू मैरी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये जो ए ने बी को बोला है आई वॉन्ट टू मैरी, तो क्या ये ऑफर होगा। अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, अब पहले हम कुछ चीज डिस्कस करते हैं। अब इसने जब ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू मैरी, तो क्या इसने ये बोला कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, या आई वॉन्ट टू मैरी समवन एल्स, ये नहीं बोला ना, सिर्फ इतना बोला आई वॉन्ट टू मैरी। बस इसने अपनी यहाँ पे इच्छा प्रकट करी है। ए ने सिर्फ यहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट करी है, विलिंगनेस। अब इस इच्छा जो इसने प्रकट करी है, क्या इसके अंदर इसका इंटेंशन बी की सहमति लेने का था, बी की एसेंट लेने का था, नहीं था। सिर्फ इसने एक बात बोली कि आई वॉन्ट टू मैरी। अब वो किससे शादी करना चाहता है, बी से, सी से, या किसी और से, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ए ने अपनी इच्छा प्रकट करी आई वॉन्ट टू मैरी, और ना यहाँ पर इसने जो अपनी इच्छा प्रकट करी है वो बी की सहमति लेने के लिए करी है। तो इस केस में ये कोई ऑफर नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसने अपनी इच्छा प्रकट करी है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यही हमारे ए भाई साहब और ये हमारे भाई साहब बी, सॉरी भाई साहब तो नहीं हो गए, ये मान लीजिए एक बॉय है और ये एक गर्ल है। ए बॉय बी गर्ल। अब ए ने बी के आगे ऑफर रखा। ऑफर क्या रखा, आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब यहाँ पर भी ये अभी तक इसने अपनी विलिंगनेस बोली है, और उसके आगे बोला विल यू मैरी मी।
ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी। अब यहाँ पर ए ने जब ये वर्ड बोला तो ये हो गई ए की विलिंगनेस, उसकी इच्छा। और जब ये वाला वर्ड बोला तो ये उसने बोला कि इसकी सहमति मिले, बी की सहमति इस पर मिले। अब इस वाले में इसने उसकी सहमति की इच्छा प्रकट करी है कि अब मेरे इस ऑफर पर जो बी है, जो गर्ल है, वो अपनी सहमति देगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इसकी विलिंगनेस भी मौजूद है, इसकी एसेंट भी मौजूद है, जिसको हम सहमति बोलते हैं, वो भी मौजूद है, और यहाँ पर किसी काम को करने के लिए हो रहा है, टू डू एन एक्ट हो रहा है। अब काम क्या होगा? शादी। एक्ट यहाँ पे क्या है? मैरिज। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑफर है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में आपको डिफरेंस समझ में आया? अब हम थोड़ा सा इसको आगे और लेके जाते हैं। जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो फिर से हमारे भाई साहब आते हैं ए, और एक आते हैं हमारे बी। ए और बी। अब ए ने बी को बोला, क्या बोला? आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक। अब यहां पर बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, यहां तक सिर्फ इसकी इच्छा प्रकट है। अब इसने यहां पर कोई अभी तक स्पेसिफिक नहीं किया कि मैं किसको बेचूंगा, लेकिन जब इसने बोला ना टू यू, तो यहां पर स्पेसिफिक हो गया कि ए किसको बेचना चाह रहा है अपनी बाइक, बी को बेचना चाह रहा है। और किस लिए बेचना चाह रहा है? बाइक को बेचना चाह रहा है। तो ये जो बाइक को बेचना हो गया, ये हो गया एक एक्ट, जिसको हम बोलेंगे टू डू एन एक्ट। तो यहाँ पर भी हम अगर देखें तो ए की जो मंशा है वो क्या है? बी की सहमति लेना। तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये एक ऑफर है, और ये ऑफर किस लिए है? टू डू एन एक्ट, किसी काम को करने के लिए। एक और एग्जांपल समझते हैं। फिर से हमारे भाई साहब ए, और ये हमारे भाई साहब बी। ए ने किसी जमाने में बी को उधार दिया था, उधार, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का उधार दिया था टू बी। अब ए कहता है बी को कि भाई मेरे 1 लाख रुपए अगर दे देगा तो मैं लीगल केस नहीं करूंगा। किस पर नहीं करेगा? तुझ पर नहीं करूंगा। ए ने बी को उधार दिए थे 1 लाख रुपए किसी जमाने में। अब ए बी को कहता है कि अगर तू मेरे 1 लाख रुपए दे देगा तो मैं तेरे ऊपर कोई लीगल केस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ए ने क्या बोला? ए ने बोला भैया मेरे पैसे दे, और उसके बदले में वो क्या नहीं करने का प्रॉमिस कर रहा है? वो लीगल केस नहीं करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉट टू डू, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं एब्सटेन्स
फ्रॉम डूइंग। यहाँ तक की बात समझ में आती है। ए ने बी को उधार दिए थे 1 लाख रुपए, और अब ए बी से अपने 1 लाख रुपए मांग रहा है और कह रहा है अगर तू मेरे 1 लाख रुपए दे देगा तो मैं तेरे ऊपर कोई लीगल केस नहीं करूंगा। तो ये भी एक ऑफर है, और ये ऑफर किस लिए है? किसी काम को ना करने के लिए है। तो अभी तक की डिस्कशन से हमने एक चीज़ समझी कि किसी भी ऑफर को करने के लिए 2 पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑफर को करने के लिए 2 पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। अब पहली पार्टी कौन सी होगी? ऑफरर, प्रॉमिसर या प्रपोजर। दूसरी पार्टी कौन सी होगी? ऑफरी, प्रॉमिसी या प्रपोजी। ये तीनों कौन सी कैटेगरी के हैं? ये हैं ऑफर देने वाले, और ये तीनों कौन सी कैटेगरी के हैं? ये हैं ऑफर लेने वाले, एक्सेप्ट करने वाले। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ लीगल रूल्स हैं ऑफर के बारे में। अब सबसे पहला रूल, किसी भी ऑफर में क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। अगर किसी ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा तब तो वो ऑफर होगा, वरना नहीं होगा। अब इसके ऊपर एक केस आया था। केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। केस का नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये केस का नाम है। इस केस में हुआ ये था, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड की जॉब लग जाती है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, और अपनी जॉब के पर्पस से वो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस क्या करता है? आई विल सेंड यू मनी फॉर मेंटेनेंस। हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि मैं तेरे को पैसे भेजा करूँगा, लेट सपोज 30,000 रुपये महीना मैं तुमको पैसे भेजा करूँगा तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए और तुम्हारे बाकी खर्चों के लिए। अब हस्बैंड ने क्या किया? 5 महीने तक भेजे। अब यहाँ पे टाइम कुछ भी होता है, 5 महीने ले लेना, 4 महीने ले लेना, जो मर्जी ले लेना। अब हस्बैंड ने 5 महीने तक अपनी वाइफ को पैसे भेजे, लेकिन 6वें महीने से नहीं भेजे। तो अब इसके ऊपर वाइफ ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला हस्बैंड इज नॉट लाइबल।
अब यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला हस्बैंड इज नॉट लायबल, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था या ये जो ऑफर हुआ था ये हुआ था हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो यहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो क्रिएशन हुआ है ये हुआ है सोशल रिलेशनशिप का, ये क्रिएशन हुआ है सोशल रिलेशनशिप का, और यहाँ पर कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि सोशल रिलेशनशिप या सोशल एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है, और इसी के आधार पर हस्बैंड को इन्होंने लायबल नहीं माना। यहाँ तक की बात समझ में आती है। हमारा कंटेंट सेकंड। अब जो ऑफर होगा, अब जो ऑफर होगा वो होगा सर्टेन, डेफिनेट और नॉट वेग। जो भी हमारा ऑफर होगा वो सर्टेन होना चाहिए, पहली बात। डेफिनेट होना चाहिए मतलब चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए, और नॉट वेग मतलब उसके अंदर चेंजेस के कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए है, उसके पास 3 गाड़ियां हैं। एक है उसके पास सियाज, एक है उसके पास स्विफ्ट, और एक है उसके पास स्कॉर्पियो। सियाज, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो। उसने बी को बोला, ए के पास 3 गाड़ियां सियाज, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो। उसने बी को बोला, बी को उसने क्या बोला, उसने बी को बोला कि आई वॉन्ट टू सेल वन ऑफ माई कार। मेरी इन 3 गाड़ियों में से तेरे को कोई एक गाड़ी मैं बेचना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ऑफर इसने दिया है ये पहला वैलिड है या वैलिड नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ऑफर दिया है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो हमारा आंसर होगा कि ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड नहीं है? अब यहाँ पर ए के पास स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और सियाज 3 गाड़ियाँ हैं, और इसने बी को बोला है कि मैं कोई सी एक गाड़ी बेचूंगा, इन तीनों में से कोई सी एक बेचूंगा। इसने ऐसे नहीं बोला कि मैं तेरे को स्विफ्ट बेचूंगा, मैं तेरे को स्कॉर्पियो बेचूंगा या मैं तेरे को सियाज बेचूंगा। इसने बोला मेरे पास कोई 3 गाड़ी पड़ी है उनमें से कोई एक बेचूंगा। तो यहाँ पर जो इसने डील करी है वो किसी सर्टेन आइटम के लिए नहीं करी। आइटम सर्टेन नहीं है, आइटम डेफिनेट नहीं है, तो ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ऐसे बोलता कि मैं तेरे को अपनी इन 3 गाड़ियों में से स्कॉर्पियो बेचूंगा या तेरे को मैं स्विफ्ट बेचूंगा, तब ये ऑफर वैलिड ऑफर होता। लेकिन यहाँ पे इसने बोला कि मैं अपनी 3 गाड़ियों में से कोई सी एक गाड़ी बेचूंगा, तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए जो कि डीलर है घी का, घी भी कौन सा, देसी घी मान लेते हैं, और XYZ कंपनी, XYZ कंपनी के देसी घी का वो डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है जो भी है। और एक बी है। ए ने बी को बोला
कि मैं आई वॉन्ट टू सेल घी, लेट्स सपोज 10 लीटर, 10 लीटर घी मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और सपोज कुछ सर्टेन प्राइस भी तय कर लिया, सपोज 700 रुपये किलो के हिसाब से। ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 10 लीटर घी XYZ कंपनी का बेचना चाहता हूँ 700 रुपये किलो के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो इसने आइटम बोली है घी, अब ये जो ए है ये सिर्फ घी बेचता है, पहली बात सिर्फ घी बेचता है ये, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो आइटम है वो सर्टेन है, आइटम सर्टेन है, और इसने प्राइस भी सेट कर दिया 700 रुपये किलो, वो भी सर्टेन है, और इसने जो ऑफर दिया है वो भी डेफिनेट क्यों है, क्योंकि उसने क्या बेचने के लिए बोला है, इसने बेचने के लिए बोला है घी को, तो ये डेफिनेट भी हो गया क्योंकि आइटम सिर्फ एक ही है, डेफिनेट घी। अब बात आती है वेग की। अब वेग का मतलब होता है चांसेस ऑफ चेंज। अब क्या यहाँ पर जब ये घी ही बेच रहा है तो क्या यहाँ पे कुछ और उसको दे सकता था? नहीं। तो यहाँ पे अगर उसने घी के लिए ऑफर किया है तो वो सिर्फ घी ही देगा, इसलिए ये ऑफर वैलिड है। एक और एग्जांपल समझते हैं। फिर से हमारा ए और हमारा बी। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तेरे को अपना मकान लीज पे दूंगा और उसके अंदर कुछ डेकोरेटिव आइटम भी होंगे। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तेरे को अपना मकान लीज पे दूंगा और उसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम भी होंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑफर वैलिड है या वैलिड नहीं है? तो ये वैलिड नहीं है। अब ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि मैं डेकोरेटिव के साथ दूंगा। अब वो डेकोरेटिव क्या है वो सर्टेन नहीं है। अब वो डेकोरेटिव क्या होंगे वो सर्टेन नहीं है, डेफिनेटिव नहीं है, और वेग के चांसेस, चेंजेस के चांसेस पूरे हैं। और हमने क्या पढ़ा था? सर्टेन होना चाहिए जो कि ये नहीं है, डेफिनेट होना चाहिए जो कि ये नहीं है, और वेग नहीं होना चाहिए जो कि ये वेग है। तो इसीलिए ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। अगर इसमें ये कहता है कि मैं तेरे को उसके अंदर एंटी क्लॉक लगा के दूंगा, उसके अंदर तेरे को मैं झूमर लगा के दूंगा, तो ये ऑफर वैलिड ऑफर होता। लेकिन यहाँ पे इसने बोला सिर्फ डेकोरेटिव। अब डेकोरेटिव में तो हजारों चीज़ें आती है, तो इसलिए ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं। अब अगला हमारा आता है एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, जो कि हमें मेंशन है सेक्शन 9 के अंदर। इनका सेक्शन याद रखना, सेक्शन 9। इसमें ये दोनों गिवन है, एक्सप्रेस ऑफर भी और इम्प्लाइड ऑफर भी। अब ये एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर होते क्या है, मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है कि एक्सप्रेस ऑफर वो होंगे जो कि ओरल या जो कि लिखित में किए गए हो, रिटर्न या ओरल फॉर्म में। और इम्प्लाइड ऑफर कौन से होंगे? जो कि एक्ट ऑफ द पार्टी से हुए हो। इसको आगे समझते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सप्रेस ऑफर के बारे में। ए भाई साहब, बी भाई साहब, ए को अपना एक मकान बेचना है, लेट्स सपोज 3 CR का।
तो ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या मुझसे खरीदेगा 3 CR में, और ये जो ऑफर दिया ये लेटर के थ्रू दिया। तो बी ने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कैसे किया? लेटर के थ्रू किया। ए ने बी को लेटर भेजा सेल करने के लिए, और बी ने ए को लेटर भेजा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हुई है, इसके पार्ट से भी इससे हुई लेटर से, और इसके पार्ट से भी किससे हुई है? लेटर से। और ये कम्युनिकेशन कैसी हुई है? ये कम्युनिकेशन हुई है रिटर्न। तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर, जो कि हमें कहाँ मेंशन है? हमें मेंशन है सेक्शन 9 के अंदर। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड ऑफर की। ये भाई साहब, ये एक बस है, बस में भाई साहब चढ़ गए। अब बस में चढ़ने के बाद ये है हमारे कंडक्टर, इसको ए ने 5 रुपए दिए, और इस 5 रुपए के बदले में कंडक्टर ने ए को टिकट दी। बोला कुछ भी नहीं, ए ने कंडक्टर को 5 रुपए दिए, और उस 5 रुपए के बदले में कंडक्टर ने टिकट दे दी। तो यहाँ पर कुछ बोला गया? कुछ लिखा गया? नहीं। कुछ बोला गया? नहीं। एक्शन हुआ है? एक्शन हुआ है। एक्शन क्या हुआ है? पहला एक्शन 5 रुपए दिए, दूसरा एक्शन उस 5 रुपए के बदले में कंडक्टर ने ए को टिकट दे दी। तो ये जो एक्शन हुआ है ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं बाय कंडक्ट, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर डिफरेंट होना चाहिए। अब ये इनविटेशन टू ऑफर होता क्या है? और ऑफर तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर के अंदर कभी भी परचेजर ऑफर नहीं कर सॉरी इनविटेशन टू ऑफर के अंदर कभी भी सेलर ऑफर नहीं करता। जो परचेजर होता है वो सेलर से ऑफर करता है, और फिर बाद में सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परचेजर के ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। एग्जाम्पल, ये एक XYZ शोरूम है। शोरूम किसका है? कपड़ों का, क्लॉथ का। अब ये ए शोरूम में गया, इसने कपड़े उठाए और फिर ये बिलिंग काउंटर पे चला गया। XYZ शोरूम है, कपड़ों का है। ए शोरूम के अंदर गया, शोरूम में उसने कपड़े उठाए और वो चला गया बिलिंग काउंटर के अंदर। अब यहाँ पर हालांकि जो कपड़े टंगे हुए थे वो टंगे हुए थे क्लॉथ के अंदर, और आप में से कई लोग ऐसे बोलेंगे कि ऑफर किसने किया है? XYZ कंपनी ने किया है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में हमेशा जो बायर होगा वो ऑफर करेगा। अब इसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो सेलर के ऊपर है। अब ए XYZ शोरूम में गया, उसने कपड़े उठाए और कपड़े उठा के उसने बिलिंग काउंटर पर रख दिए।
अब यहाँ पर जो बिलिंग काउंटर पर खड़ा हुआ आदमी है उसके पास ये है कि या तो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। यहाँ पे जो ऑफर क्रिएट हुआ है, ऑफर ए ने क्रिएट किया है, ऑफर बाय ए है, ना कि ऑफर बाय एक्स वाई जेड। और इनविटेशन टू ऑफर में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो बायर होगा वही ऑफर पहले क्रिएट करेगा। अब सेलर की इच्छा है कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड कंपनी, इसने न्यूज़पेपर में टेंडर निकाला अपना। एक्स वाई जेड कंपनी, इसने अपना न्यूज़पेपर में टेंडर निकाला। अब इस टेंडर को देखकर मिस्टर ए, इसने अपनी कोटेशन भेजी एक्स वाई जेड को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो ऑफर क्रिएट किया गया है वो एक्स वाई जेड से क्रिएट किया गया है या फिर ए से क्रिएट किया गया है। ऑफर किसने क्रिएट किया, एक्स वाई जेड ने या ए ने। अब बहुत लोगों के मन में ये होगा कि भैया एक्स वाई जेड ने टेंडर निकाला है तो ऑफर क्रिएट एक्स वाई जेड ने किया है, और बहुत लोग कह रहे होंगे कि ए ने किया है। तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर ऑफर जो क्रिएट किया है, ऑफर जो जिसने बोला है वो है ए। यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई जेड ने टेंडर देके इनविटेशन टू ऑफर किया है। इनविटेशन टू ऑफर किया, ऑफर के लिए इनवाइट किया है कि आप हमें आके ऑफर दो। और ऊपर शोरूम वाले केस में भी जब उसने वो कपड़े टांग रखे थे शोरूम वाले ने, तो भी उसने उस टाइम पर इनविटेशन टू ऑफर किया था कि आप हमें आकर ऑफर दो कि आपको क्या खरीदना है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब जब इस टेंडर को पढ़ करके ए अपनी कोटेशन भेजेगा एक्स वाई जेड को, तो हम बोलेंगे कि ए ने ऑफर किया है एक्स वाई जेड को। ए ने एक्स वाई जेड को ऑफर किया है, ना कि एक्स वाई जेड ने ए को ऑफर किया। इनविटेशन टू ऑफर का आपको मतलब समझ में आया। अब हम इसमें एक डिस्कस करेंगे केस। केस का नाम फार्मा सूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। बूट कैश केमिस्ट, ये आपके केस का नाम है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। अब इसके अंदर हुआ क्या था, अब इसके अंदर हुआ क्या था इसके अंदर शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। कस्टमर शॉपकीपर की शॉप पर गया, उसने वहां से कपड़े उठाए और वो बिलिंग काउंटर पर चला गया।
कस्टमर बिलिंग काउंटर पर चला गया, लेकिन शॉपकीपर ने कपड़े देने से मना कर दिया। शॉपकीपर ने उस कस्टमर को कपड़े देने से मना कर दिया। अब कस्टमर ने कोर्ट में केस किया और केस में हेल्ड ये हुआ, कस्टमर नॉट बाउंड शॉपकीपर। कस्टमर था, कस्टमर शॉपकीपर की शॉप पर गया, उसने कपड़े उठाए और कपड़े उठा करके वो बिलिंग काउंटर पे चला गया। जैसे वो बिलिंग काउंटर पे गया तो शॉपकीपर ने उसको कपड़े देने से मना कर दिया। अब इस एक्टिविटी के बाद कस्टमर ने कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कस्टमर है वो शॉपकीपर को बाउंड नहीं कर सकता। अब वो हेल्ड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जब शॉपकीपर ने कपड़े टांगे हुए थे अपनी वॉल पर या अपनी विंडो पर, तो उसने इनविटेशन टू ऑफर क्रिएट किया था। और कहा था कि भैया आप हमें आके ऑफर दो, फिर हम देखेंगे कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर जब कस्टमर गया दुकान पर इसकी, तो अब यहाँ पर शॉपकीपर के हाथ में बात थी कि इसका ऑफर एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। और कोर्ट ने भी यही बोला कि भैया हम इनको बाउंड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑफर होगा वो या तो होगा स्पेसिफिक या होगा जनरल। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक की, तो वो सिर्फ उसी आदमी को मिलेगा जिसके लिए वो बना है। इसको हम कह सकते हैं मेड फॉर स्पेसिफिक पर्सन। मतलब जिस आदमी के लिए बना है वही आदमी इसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बिहाफ पर कोई और नहीं करेगा या कोई तीसरा आदमी नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी के लिए एक ऑफर क्रिएट किया, सिर्फ बी के लिए, ऑफर ओनली फॉर बी। तो इस केस में कोई सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई डी नहीं कर सकता, कोई एफ नहीं कर सकता या कोई भी इनफाइनाइट आदमी नहीं कर सकता। अगर बी के लिए किया है तो सिर्फ बी ही करेगा और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। अब हमारा बात आती है दूसरी, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर ऐसे ऑफर होते हैं कि उसके अंदर ओपन फॉर ऑल होता है और ये होता है कि जो भी उसकी कंडीशंस पूरी कर देगा वो ऑफर उसके लिए माना जाएगा। सपोज कर लीजिए कोई एक XYZ कंपनी ने कोई एक ऑफर किया कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए और अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम आपको उसके लिए कंपनसेशन देंगे। अब एक आदमी ने कुछ एक्टिविटी उन्हीं के अकॉर्डिंग करी और उसको उससे लॉस हो गया, तो वो आदमी उस कंपनी से कंपनसेशन लेने के लिए हकदार है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, उसके बाद भी अगर आपको लॉस होता है तो उसके लिए लायबल हम हैं। तो अब हम इसको एक केस के थ्रू समझते हैं। केस का नाम कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोर कंपनी।
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इसके अंदर हुआ ये था कि एक मेडिकल कंपनी थी, मेडिसिन कंपनी थी, एक मेडिसिन कंपनी थी और उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला। एडवर्टाइजमेंट क्या निकाला? एडवर्टाइजमेंट ये निकाला कि जो भी हमारी इस दवाई को लेगा और उसे अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन लेता है और फिर भी उसे बुखार होता है, तो उस केस के अंदर हम उसको कंपनसेशन देंगे। एक मेडिसिन कंपनी थी, उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हमारी ये सो एंड सो दवाई है और अगर कोई आदमी इसको लेता है और उसी तरीके से लेता है जैसे कि इसके लेबल में लिखा हुआ है और उसको लेने के बाद भी बुखार हो जाता है, तो उसका कंपनसेशन कंपनी देगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब इसके ऐड को पढ़ करके, अब इस कंपनी के ऐड को पढ़ करके पढ़ा और एक लेडी वो मेडिसिन ले आई दुकान से, किसी भी दुकान से वो मेडिसिन जाके ले आई। उसको उस लेडी ने मेडिसिन को लिया और लेडी को हो गया बुखार। लेडी को हो गया बुखार। अब लेडी ने इस मेडिकल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। लेडी ने इस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया और कंपनी ने कहा कि ये ऑफर तो आपसे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। कंपनी ने लेडी को बोला कि हमारा तो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो हम आपको पैसे क्यों दें। लेकिन कोर्ट ने बोला क्योंकि आपने ये इन्फॉर्म किया था एडवर्टाइजमेंट में कि कोई भी आदमी जाके ये दवाई ले ले और उस तरीके से ले जो कि इसके अंदर इंडिकेशन दे रखी हैं, और क्योंकि इस लेडी ने उसी इंडिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी दवाई ली है और उसको फिर भी बुखार हो गया है, तो इस केस के अंदर आप उस लेडी को कंपनसेशन देंगे। जनरल ऑफर ऐसे ऑफर होते हैं कि जब एक बार वो क्रिएट कर दिए गए तो वो ओपन फॉर ऑल होते हैं और जो आदमी उसकी बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो उसको लेने का हकदार होता है। अब इस केस के अंदर कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि भैया कोई भी आदमी जो हमारी दवाई हमारे कहे अनुसार लेगा। अब कहे अनुसार का मतलब क्या हुआ कि जो उसके लेबल में इंडिकेशन होंगे उस तरीके से लेगा और उसको फिर भी किसी तरीके का बुखार हो जाता है, तो हम उसके लिए कंपनसेशन देंगे। अब इसके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ करके एक लेडी गई दुकान पर, वो कोई भी दुकान हो सकती है, वो गई, उसने उसी कंपनी की दवाई खरीदी, एक्सपायर्ड जो भी दवाई थी, और उसको उसी तरीके से यूज़ किया जैसे कि उसके लेबल में है और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था। अब उसको लेने के बाद फिर भी उस लेडी को बुखार हो जाता है। अब यहाँ पर लेडी ने सारी कंडीशन फुलफिल करी है। अब फुलफिल करी है, उसने उसी तरीके से लिया भी है दवाई को। अब यहाँ पर ये होता है जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर में लेडी ने उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी। कैसे करी? इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दवाई का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उस लेडी को कुछ हो जाता है
तो वो उसको कंपनसेट करे, और यही कोर्ट ने हेल्ड भी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा जो ऑफर होगा वो उसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू पर्सन टू होम इट इज़ मेड। जिस आदमी के लिए ये ऑफ़र बनाया गया है उसको ये कम्युनिकेट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैंने किसी XYZ आदमी के लिए ऑफ़र बनाया है तो वो ऑफ़र, उस ऑफ़र की जानकारी उस XYZ आदमी को होनी चाहिए, इस तभी वो आगे एलिजिबल होगा मेरे से कोई भी क्लेम करने के लिए, वरना नहीं होगा। इसको एक केस के थ्रू समझते हैं, दो केस हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमारे दो केसेस आएंगे। पहला है हमारा फिच वर्सेस स्निडकर। ये हमारा पहला केस है, फिच वर्सेस स्निडकर। अब इसमें क्या हुआ था, एक कोई मिस्टर एस है, उनका एक कुत्ता खो गया था, डॉग खो गया था, और इन्होंने अनाउंसमेंट क्या करी थी, इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि जो भी मेरे कुत्ते को लेकर आएगा उसको मैं 500 रुपये इनाम दूंगा। लेकिन उससे पहले एस का एक नौकर है एफ, वो उस कुत्ते को ढूंढने चला गया और वो उस कुत्ते को लेकर आ गया। एस का कुत्ता था, वो गायब हो गया था, और उसको ढूंढने के लिए हाथों हाथ एफ चला गया था। लेकिन उस एफ के जाने के बाद एस ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी लेके आएगा वो 500 रुपये का अधिकारी होगा। अब ये बात एफ को पता नहीं थी, ये जो एस ने क्रिएट किया है ऑफर, ये एफ को पता नहीं थी, और उसने ये बात पता ना होते हुए भी वो कुत्ता एस को दे दिया, ढूंढ करके एफ ने वो कुत्ता एस को दे दिया। और 4-5 दिन बाद उसको मालूम पड़ा कि एस ने ऐसा एक ऑफर निकाला था कि जो भी कुत्ता लेके आएगा वो 500 रुपये लेके जाएगा मुझसे, उसको मैं 500 रुपये दूंगा। अब एफ ने एस से 500 रुपये मांगे, इस एफ ने डिमांड करी 500 रुपये की। एफ ने एस से 500 रुपये मांगे, लेकिन एस ने मना कर दिया, एस ने मना कर दिया कि भाई मैं तेरे को 500 रुपये नहीं दूंगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने भी माना कि एस मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है, क्योंकि जैसे ही एस का कुत्ता गायब हुआ और एफ फटाफट उसके कुत्ते को ढूंढने भाग गया, और इसने जो ऑफर अनाउंस किया था वो अनाउंस किया था एफ के जाने के बाद। और जब एफ ने एस को कुत्ता दिया वापस, उस टाइम तक भी एफ को कोई नॉलेज नहीं थी इस ऑफर के बारे में कि भैया ढूंढने वाले को 500 रुपये का इनाम मिलेगा। लेकिन अगर एफ को जानकारी होती तो वो उसे मांग सकता था, लेकिन यहाँ पर एफ को कोई जानकारी नहीं थी, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, इसीलिए इसको मना कर दिया गया। एफ ने मना कर दिया कि भैया मैं तुम मुझसे 1 रुपया लेने का भी अधिकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और केस है इसके ऊपर, और ये जो आपको मैं केसेस बता रहा हूँ ये सारे केसेस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एक और केस है हमारे पास,
लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस के अंदर वो ऊपर वाले केस जैसे ही है, बस ऊपर वाले में कुत्ता गायब हुआ था और इस वाले केस में उसका बेटा गायब हुआ था। इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं। इसमें हुआ ये था कि एक मिस्टर ए है, उनका एक बेटा है, बेटा हो गया गायब, और जैसे ही गायब हुआ इनका एक नौकर है सी, वो गया ढूंढने के लिए, फाइंडिंग ढूंढने के लिए गया ए के बेटे को। अब जब ये सी गया, उसके जाने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि मैं कोई भी मेरा जो बेटा ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपये दूंगा। अब यहाँ पे अमाउंट कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उसको 500 रुपये दूंगा जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आएगा। ये इन्होंने क्या किया, एक ऑफर किया। अब ये वाला ऑफर जो है इस सी को मालूम नहीं है, ये ऑफर ए के नौकर सी को मालूम नहीं है, और सी को वो बेटा मिल जाता है और वो उस बेटे को ए को वापस कर देता है। अब सी को मालूम पड़ता है कि भैया ये ऑफर था, तो सी ने क्लेम किया ए से 4-5 दिन बाद कि भैया वो मेरे इनाम के पैसे, तो ए मना कर देता है। अब यहाँ पर कोर्ट कहती है कि ए मना कर सकता है, क्यों? क्योंकि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ए के नौकर को सी को। अगर वो उसको कम्युनिकेट हो जाता और कम्युनिकेट करने के बाद मांगता, तब वो एलिजिबल था पैसे लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑफर दिया गया, और ऑफर कब दिया गया, जब वो उसको ढूंढने चला गया, और इसको ए के नौकर को ऑफर की जानकारी तब भी नहीं थी जब उसने ए का बेटा वापस किया हो। अगर उस टाइम तक भी सी को जानकारी होती, ए के नौकर को जानकारी होती कि ए ने ऐसा ऑफर निकाल रखा है, तो उस केस तक भी सी उससे पैसे लेने का अधिकारी होता। लेकिन यहाँ पर ए के नौकर को कोई ऑफर की जानकारी ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी ये हेल्ड किया गया कि जो ए का नौकर सी है, ये 1 रुपया लेने का भी अधिकारी नहीं है। अगला देखते हैं। Offer must be made with view to obtain the consent of offeree। ऑफर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी एसेंट लेनी, उसकी सहमति लेने का आशय होना चाहिए, तो यहाँ पर भी उसकी सहमति ही लेनी है। अब इसका एक केस हम समझते हैं। इसमें केस क्या है, एक ऑक्शनियर है, नीलामी करने वाला, एक ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर को बोलते हैं नीलामी करने वाला। इसने निकाला एक ऐड न्यूज़पेपर में। ऐड किस चीज़ का? फर्नीचर की नीलामी का। ऑक्शनियर ने अखबार में एक ऐड निकाला फर्नीचर की नीलामी का, और एक ब्रोकर है, अब ब्रोकर ने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा
उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ करके वो उस नीलामी के अंदर ब्रोकर आ गया। ऑक्शनियर ने एडवर्टाइजमेंट दिया फर्नीचर की नीलामी का, और उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ करके एक ब्रोकर है वो बहुत दूर से गाड़ी चला करके आ गया। अब जैसे ही वो आया तो ऑक्शनियर ने वो जो ऑक्शन थी वो विड्रॉ कर ली, वापस ले ली अपने ऑक्शन कि भैया मैं नहीं कर रहा नीलाम। तो क्या इस केस में ये जो ब्रोकर है इस ऑक्शनियर के ऊपर केस कर सकता है या कोई कंपनसेशन मांग सकता है? नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्शनियर ने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक इनविटेशन टू ऑफर क्रिएट किया था, और जिसका ऑफर कौन क्रिएट करता? वो करता ब्रोकर, और वो ऑक्शनियर के ऊपर होता कि वो इसके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इसीलिए ब्रोकर यहाँ पर किसी भी कंपनसेशन का यहाँ पर ऑक्शनियर से अधिकारी नहीं है, क्योंकि ऑक्शनियर ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था? इनविटेशन टू ऑफर। और यहाँ पे ऑफर कौन देता? यहाँ पे ऑफर देता ब्रोकर। यहाँ तक की बात समझ में आती है? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑफर कंडीशनल भी हो सकते हैं। एन ऑफर में भी कंडीशनल। अब कंडीशनल कैसे होंगे? अभी हमने जब वो बात की थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक की, तो उसके अंदर जब मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो आदमी हमारी दवाई को उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज़ करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जो आप दवाई यूज़ करोगे वो उस पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करनी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। और ये कार्लिल वाला केस मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। अगला पॉइंट, एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जिसमें कि अगर कोई कम्युनिकेशन ना हो तो उसको एक्सेप्टेंस मान ली जाए। इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। एक हमारे ए भाई साहब है, एक हमारे बी भाई साहब है। ए ने बी को ऑफर दिया कि तेरे को मैं अपनी बाइक बेचूंगा। ए ने बोला कि तेरे को मैं अपनी बाइक बेचूंगा 50,000 में, और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि अगर बी साइलेंट हो गया, बी ने कुछ नहीं बोला, तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ए ने बी को एक ऑफर भेजा कि मैं तेरे को अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ 50,000 में, और ये भी बोला कि मैं ये समझूंगा कि तूने एक्सेप्टेंस दे दी है अगर तू साइलेंट रहा, तूने कुछ नहीं बोला, तूने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो इसकी साइलेंस है क्या वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, या ये जो पूरा क्रिएशन हुई है ये एक ऑफर मानी जाएगी? तो ये ऑफर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम किसी को ऐसे बाउंड नहीं कर सकते। इस तरीके की बाउंडेशन हम किसी भी ऑफर में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट करेगी वो इफ़ेक्ट करेगी उसकी फ्री कंसेंट को। तो हम यही मानेंगे कि ये जो इसकी की कंसेंट ली जा रही है वो ली जा रही है जोर ज़बरदस्ती से।
यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको? अब इसके अंदर हम आखिरी अपना आज बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। अब इसका समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा, और एग्जांपल भी नहीं है, वो एक केस है। तो वो केस क्या है? केस का नाम है पार्कर वर्सेस एस ई रेल कंपनी। ये इस केस का नाम है। इसके अंदर होता ये है, पी है पार्कर, इसने एक क्लॉक रूम में, रेलवे के क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कर दिया, लगेज जमा कर दिया, जिसमें कि अराउंड $50 के आसपास पैसे थे, और बदले में इसको रेलवे से मिली स्लिप। अब स्लिप में लिखा हुआ था कि रेलवे सिर्फ $10 तक लायबल है। अब बाद में हुआ ये, इसका लगेज हो गया चोरी। पी का लगेज हो गया रेलवे क्लॉक रूम से चोरी, और रेलवे ने अपने पूरे एफर्ट लगा दिए उसको ढूंढने में, लेकिन वो सामान नहीं मिला। तो अब यहाँ पर रेलवे ने उसको $10, जो कि उस स्लिप में लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उसको $10 का कंपनसेशन दे दिया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो $10 इसको दिया गया है, क्या ये अमाउंट सही है, या पी $50 के लिए एलिजिबल था, या किसी और अमाउंट के लिए? तो यहाँ पर हमें चीज़ देखनी पड़ेगी दो। जब पी को ये स्लिप दी गई, स्लिप में लिखा हुआ था कि किसी भी तरीके के नुकसान के लिए रेलवे $10 तक जिम्मेदारी लेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी को इस चीज़ की नॉलेज थी। पी को इस चीज़ की नॉलेज थी, और उसने वो स्लिप ले करके और उसकी पेमेंट कर करके उसने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी। तो अब यहाँ पर जब चोरी हो जाती है और रेलवे ने अपने पूरे एफर्ट लगा दिए उस सामान को ढूंढने में, और फिर भी सामान नहीं मिलता, और रेलवे उसको $10 देती है अकॉर्डिंग टू स्लिप, तो हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सिर्फ और सिर्फ $10 तक का ही जिम्मेदारी लेगा, और पी को उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आगे अब यहाँ तक की बात होती है हमारी, अब यहाँ तक की हमारी थी बात लीगल रूल्स की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर। अब टाइप्स ऑफ ऑफर इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि थोड़े ऑफर हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, अब हमें थोड़े पढ़ने हैं, जिसमें से एक आता है जनरल ऑफर। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था, इसका मैंने आपको केस भी बताया था, कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक वाला। दूसरा आता है हमारे पास स्पेसिफिक ऑफर। इसका भी मैंने आपको बताया था, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जाए। अब हम बात करेंगे दो ऑफर की।
जो मैंने अभी आपको नहीं बताया। मैंने आपको कौन से ऑफर नहीं बताए? एक तो मैंने आपको नहीं बताया क्रॉस ऑफर, एक जो मैंने आपको नहीं बताया था वो है क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर होता क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पार्ट समझ लेते हैं। टू पर्सन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज क्या करेंगे? अपने अपने ऑफर। अपने अपने ऑफर को बोलेंगे हम आइडेंटिकल ऑफर। व्हेन टू पर्सन एक्सचेंजेस आइडेंटिकल ऑफर। लेकिन जब वो ऑफर एक्सचेंज कर रहे होंगे तो उनको दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं होगा। इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर। दोनों को एक दूसरे के ऑफर का पता नहीं होगा, लेकिन दोनों वही सेम ऑफर एक दूसरे को देंगे, तो ये ऑफर हो जाएगा हमारा क्रॉस ऑफर। और ऐसे ऑफर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। क्रॉस ऑफर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी, ए ने बी को बोला बाइक बेचूंगा तेरे को 50,000 में। अब बी को इसकी जानकारी होती उससे पहले बी ने बोल दिया तेरे से बाइक खरीदूंगा 50,000 में। ए ने बी के आगे ऑफर रखा कि मैं तेरे को अपनी बाइक बेचूंगा 50,000 में, लेकिन बी को इस ऑफर की जानकारी नहीं थी और बी ने ए के आगे सेम बात बोल दी कि तेरे से बाइक खरीदूंगा 50,000 में। अब हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होनी थी ऑफर की वो नहीं हुई। कम्युनिकेशन नहीं हुई तो क्या ये ऑफर वैलिड ऑफर माना जाएगा? ये ऑफर माना जाएगा क्रॉस। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए का ऑफर बी ने काट दिया और बी का ऑफर ए ने काट दिया। अगर ऐसा होता कि ए बी को बोलता कि मैं तेरे को अपनी बाइक बेचूंगा और उसके बाद बी कहता कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ, तब तो वो ऑफर होता। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ए ने बी को बोला और जैसे ही
बी पूरी बात सुनता या उसको बात मालूम पड़ती, उससे पहले बी ने ए को बोल दिया कि मैं तेरे से ये बाइक खरीदूंगा। यहाँ पे दो दो आदमियों ने अपने अपने ऑफर दिए एक दूसरे को, उससे क्या हुआ, जो ओरिजिनल ऑफर है वो कट गया। और फिर जब ओरिजिनल ऑफर ही कट गया तो कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई क्रिएशन ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, अब क्रॉस में क्या था कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का ओरिजिनल ऑफर काट दिया और बात दोनों की सेम थी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा, ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं बेचूंगा बाइक 50,000 में, लेकिन बी ने बोला खरीद तो लूंगा लेकिन खरीदूंगा 30,000 में। और क्रॉस में हमने क्या बोला था, ए ने बी को ऑफर दिया और बी के पास कम्युनिकेशन पहुंचती उससे पहले बी ने वही सेम ऑफर बोल दिया। अब काउंटर में क्या होता है, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी बाइक तेरे को बेचूंगा 50,000 में, लेकिन बी ने बोला खरीद तो लूंगा लेकिन उसमें क्या करूंगा, तेरा जो अमाउंट है मैं खरीदूंगा 30,000 में, 50,000 में नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो ओरिजिनल ऑफर था ए का 50,000 वाला वो तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गई। तो ये ऑफर होते हैं काउंटर ऑफर। और इसको अगर हम एक्सेप्टेंस ये दे देगा तो इसको हम बोलेंगे काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, 50 बोले थे 30 में बात हुई है, लेकिन क्रॉस वाले में कोई वो अमाउंट की हेरा फेरी नहीं की गई थी, उसमें सिर्फ ये कहा गया था, क्रॉस ऑफर में क्या हुआ था कि कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, उस कम्युनिकेशन से पहले ही बी ने ए को अपना नया ऑफर दे दिया, वो सेम टू सेम ऑफर दे दिया। लेकिन काउंटर में ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को अपनी बाइक बेचूंगा 50,000 में, लेकिन बी ने बोला खरीद तो लूंगा लेकिन उसके दूंगा 30,000 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट की हो गई मॉडिफिकेशन। अब आखिरी हमारा टाइप आता है स्टैंडिंग ऑफर। अब स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, ओपन फॉर ऑल। कि भैया जो भी इन कंडीशंस को पूरा कर देगा वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अब जैसे ओपन टेंडर निकलते हैं वो भी स्टैंडिंग ऑफर आते हैं, काजल वाला केस जो हमने पढ़ा था वो भी स्टैंडिंग ऑफर के अंदर आएगा। अब यहाँ तक कि हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ऑफर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और रिवोकेशन में ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इसके अंदर पहला है, अब कोई भी ऑफ़र आया अपने पास, उसके अंदर एक टाइम हुआ कि आपको इस टाइम तक हमें जवाब देना है। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो वो ऑफ़र
रिवोक माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। अब कोई भी हमारे पास ऑफर आता है, अगर उसको हमने स्पेसिफिक टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर रिजेक्ट माना जाएगा। तो पहली कंडीशन है ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड या फिर रीजनेबल टाइम। अब जैसे हम कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, उसकी लास्ट डेट है कोई सपोज 31 मई 2021, तो वो ऑफ़र सिर्फ उस टाइम तक ही वैलिड है। अगर उसके बाद हम भरना चाहेंगे तो हम नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिवोक हो जाएगा। ये था हमारा पॉइंट 1। और हम बात करें अपने पॉइंट 2 की, नॉट एक्सेप्टिंग इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से बोला गया था कि आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करना है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो भी एक ऑफर नहीं माना जाएगा और वो रिवोक हो जाएगा। आप कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड से करनी है, लेकिन आप कैश लेके पहुंच गए और आपका टाइम लैप्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब मैनर इस्तेमाल नहीं किया। अगला, रिजेक्शन बाय ऑफरी। अब कोई भी ऑफरर अगर ऑफर देगा तो वो हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऑफरी उसको माने ही माने। ये ऑफरी के हाथ में होता है कि या तो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। तो ये भी एक कारण है किसी भी ऑफर के रिवोकेशन का, किसी भी ऑफर के रिलैक्स का। किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, किसकी होगी? वो ऑफर भी हो सकता है, वो ऑफर भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो डेथ कब होनी चाहिए? वो डेथ होनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया और उसको एक्सेप्ट करने से पहले ही ऑफर ही मर गया, तो वो ऑफर वहीं लैप्स हो जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। या अगर ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर मर गया तो भी वो ऑफर वहीं ख़त्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट, रिवोकेशन बाय ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस।
ऑफर ने ऑफरी को प्रपोजल दिया और ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर चाहे तो उसको रिवोक कर सकता है, और ये हम पढ़ेंगे सेक्शन ये चीज़ हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे। बाय गिविंग नोटिस, कोई भी ऑफर लैप्स हो सकता है नोटिस दे करके, एडवांस नोटिस दे करके। या जब हमने कोई उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करी हो, तब भी कोई ऑफर लैप्स हो सकता है। और अगली कंडीशन, अगर उस ऑफर के सब्जेक्ट मैटर में कोई इलीगैलिटी हो तो भी वो ऑफर लैप्स हो सकता है, तो भी वो ऑफर रिवोक हो सकता है। अब ये सब पॉइंट मैंने आपको बताया लैप्स ऑफ ऑफर के। पहला, कोई स्पेसिफिक टाइम हो, मैंने आपको बताया रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में। पहला पॉइंट, ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेशन और रीजनेबल टाइम। दूसरा बताया कि जब हमने उसको प्रेस्क्राइब मैनर में एक्सेप्ट नहीं किया हो। तीसरा मैंने बताया आपको जब ऑफरी ने उस ऑफर को लेने से मना कर दिया हो। तीसरा, जब एक्सेप्टेंस से पहले दोनों में से किसी एक पार्टी की डेथ हो गई हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑफरर भी ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले होना चाहिए, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 में। नोटिस देकर भी हम किसी ऑफर को लैप्स कर सकते हैं, और अगर किसी ऑफर की बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो भी वो ऑफर लैप्स हो सकता है। और अगर किसी ऑफर के सब्जेक्ट मैटर में इलीगैलिटी है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि वो अफीम बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं, तो अगर उस टाइप के भी कुछ बनते हैं तो वो भी रिजेक्ट माने जाते हैं, लैप्स माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑफर के बारे में। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे रिवोकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।